Okay, yes or no? Somebody is typing. I was not at home yesterday. Pranay. So you have not attended the lecture, Pranay? Pranay, you have not attended the lecture, beta. Then what happened? You are saying that you have attended the lecture but not done the homework. Okay. ठीक है बेटा, Pranay and Samruddhi. Only 2 children have told me that they have not completed. They will be doing it tomorrow. Okay. Rest other children have done it. This is what I'm considering. I will check at the end. Okay. Chalo now, let us begin with our topic. So I hope all of you have understood till whatever I've taught you in the last class yesterday. Okay. Now today we are going to learn about the histology of testes. What do you mean by the term histology? Histology का मतलब होता है study of tissues is called as histology. तो हिस्टोलॉजी हम कब पढ़ते हैं? जब हम कोई ऑर्गन को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं. ठीक है, जब हम कोई ऑर्गन को कट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसे हम कहेंगे हिस्टोलॉजी. अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर योर प्रैक्टिकल एज वेल एज फॉर थियरी. प्रैक्टिकल में कहां पर है? प्रैक्टिकल में दिस विल बी आस्क्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑन द स्पॉट डी. आपको प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग्स हैं. इफ यू रिमेंबर इन योर 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो, हाँ 12th स्टैंडर्ड में आपको स्पॉटिंग्स हैं, ए बी सी डी करके ऐसे सब स्पॉटिंग्स हैं. तो उसमें डी स्पॉट पे आपको 3 ऑप्शंस रहेंगे. मैं प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ. डी ऑप्शन में आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शंस रहेंगे. यू हैव टू आइडेंटिफाई. The 3 slides will be either TS of testes or TS of ovary or VS of blastula. ठीक है, तो ये जो TS of testes है, ये आपका दोनों चीज का पढ़ाई करके हो जाएगा. यही सेम चीज आपको थियरी में भी लिखना है और यही सेम चीज आपको प्रैक्टिकल में भी लिखना है अगर आपको TS of testes पूछा है तो प्रैक्टिकल के टाइम पे. अंडरस्टूड? ओके. Yes. Now TS of testes. अभी पहले ये शुरू होने के पहले let me again go back to the diagram which I've shown you in the last class yesterday. Wait, I will go back to that part. So if we talk about the testes, so inside the testes, wait a minute, where is the diagram? Inside the testes na there are many lobules. बहुत सारे ऐसे lobules हैं. Yes, here it is. So this is the LS of testes. हाँ, हम जो अभी पढ़ रहे थे वो TS है, ये LS of testes है. तो आप पहले इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो. आप देख सकते हो कि जब टेस्टिस को अंदर से देखा जाएगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोब्यूल्स नजर आ रहे हैं. देखो ये जो डार्क ब्लैक कलर का आउटलाइन दिया है, देखो ये एक लोब्यूल, ये दूसरा लोब्यूल, ये तीसरा, चौथा, देन 5th, देन 6th, देन 7th, देन 8, है ना. अच्छा, अब ये लोब्यूल्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है बेटा? देखो लोब्यूल्स के अंदर भी आपको ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है? Yes, बेटा ma'am. एक बार Yes. एनोटेशन, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड. ठीक है, देखो इसके अंदर भी आपको कॉइल ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल्स. लोब्यूल्स के अंदर ट्यूब्यूल्स. अंडरस्टूड? ठीक है, तो क्या आप समझोगे कि टेस्टीज में बहुत सारे लोब्यूल्स है. ये लोब्स है, देखो 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, 5 लोब, ऐसे बहुत सारे लोब्स है. और लोब्स के अंदर कॉइल्ड, पूरी तरह से कॉइल्ड आप देख सकते हो. इसमें दो डायग्राम में तो 2-2 दिख रहा है ट्यूब्यूल्स. ठीक है, कभी 2 भी रह सकते, कभी 3 भी रह सकते हैं. So 2 to 3 tubules होते हैं. Lobules के अंदर tubules. So which are the tubules that we have discussed yesterday also? They are the seminiferous tubule. Okay, तो वो समझना था आपको. अच्छा, नेक्स्ट, जैसे हर एक ऑर्गन के ऊपर, अभी तक आपने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं आपने देखा है कि सबके ऊपर कोई ना कोई का कवरिंग होता है.
होता है कि नहीं? जैसे कि किडनी के ऊपर रीनल कैप्सूल होता है, लिवर के ऊपर ग्लिसन्स कैप्सूल होता है, वैसे ही ये भी एक ऑर्गन है, तो इसके ऊपर भी कवरिंग होना चाहिए। तो इसके ऊपर बेटा 3 लेयर का कवरिंग है, 3 लेयर का कवरिंग है। अब ये 3 लेयर का कवरिंग कैसा है? जो सबसे ऊपर वाला लेयर है ना, वो इनकम्प्लीट कवरिंग है, फिर उसके बाद पूरी तरह से कवरिंग, और फिर एकदम अंदर वाला कवरिंग। क्या बताया मैंने? जो सबसे ऊपर वाला कवरिंग है वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से कवर नहीं किया उसने टेस्टिस को, फिर बीच वाला लेयर और फिर अंदर वाला लेयर। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट कवरिंग है, मैं ये सेकंड पॉइंट से आपको स्टार्ट कर रही हूँ, फिर आपको समझ जाएगा। प्लीज सी द कर्सर वेयर आई एम मूविंग इट। द आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट peritoneal means covering only. So the outermost incomplete covering is called as tunica vaginalis. Don't get confused कि vagina है तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहना चाहिए। Sorry. So outermost incomplete covering is called as a tunica vaginalis. Please do understand. ठीक है, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट कवरिंग है, उसके बाद क्या आएगा? कंप्लीट कवरिंग, फिर उसके बाद देयर इज अ कंप्लीट कवरिंग ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और सबसे अंदर वैस्कुलर लेयर, वैस्कुलर मतलब रिच इन ब्लड सप्लाई, सबसे अंदर देयर इज अ लेयर ऑफ ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो क्या बताया मैंने? देखो, इनकम्प्लीट कवरिंग, सबसे बाहर वाला इनकम्प्लीट कवरिंग को हम बोलेंगे ट्यूनिका वजाइनालिस। फिर जो एक्चुअल कवरिंग है, मतलब जो पूरी तरह से कवर कर रहा है टेस्टिस को, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना है, उसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और जो सबसे अंदर वाला है, जो वैस्कुलरिस है, मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई है, उसको हमने नाम दिया ट्यूनिका वैस्कुलोसा। अंडरस्टूड ये 3 लेयर, ऑल ऑफ यू? Outermost incomplete is, tell me, outermost incomplete is Tunica vaginalis. vaginalis. actual covering to the testes is, actual covering मतलब पूरा covering is to the testes is by tunica albuginia. शाबाश, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। और सबसे अंदर वाला जो जिसमें ब्लड सप्लाई है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स, ये 3 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमने क्या देखा कि ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, जो एक्चुअल में कवरिंग कर रहा है टेस्टिस को, उसी से 200 to 300 लोब्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला, ये जो ट्यूनिका एल्बी, देखो आप देख सकते हो कि ये इनकम्प्लीट कवरिंग है, देखो पूरी तरह से नहीं कर रहा है, पर ये जो अंदर वाला जो कवरिंग है बेटा, इसी से 200 to 300 क्या बन रहा है? लोब्यूल्स बन रहा है। और अभी हमने देखा कि लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, फिर क्या बोलोगे आप? नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से, हाँ, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिवाइड होता है टू फॉर्म 200 to 300 लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल के अंदर 2 to 3 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, कॉल्ड एज अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे इन टीएस ऑफ टेस्टिस। तो ये जो राउंड राउंड दिख रहा है हम सबको, ये जो राउंड है, क्योंकि देखो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कैसे ट्यूब के जैसा है ना, तो अगर हम ऐसी कोई चीजों को कट करेंगे, इस डायरेक्शन में कट करेंगे, तो हमें से राउंड सेक्शन मिलेगा हमें। जैसे मैंने आपको कुकुम्बर का एग्जांपल बताया था बेटा, कुकुम्बर भी सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये ट्यूब भी तो ऐसे ही शेप का है ना। जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल कट किया तो मुझे राउंड सेक्शन मिलेगा। तो ये जो राउंड राउंड आपको सेक्शन दिख रहा है, दिस राउंड राउंड्स आर द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनता है? स्पर्म बनता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या बनता है? स्पर्म बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स। ऐसा नहीं है कि बस तुरंत बन गया स्पर्म, ऐसा नहीं होता। जैसे अभी आप भी बॉर्न हुए, तो आप इन्फेंट थे, फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर you have become, फिर you have attended a puberty, then you have become adult, then you will become means ऐसे ऐसे स्टेजेस होते हैं ना, फिर बूढ़े होते हैं। वैसे ही ये जो
सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म्स. व्हाट आर दैट स्टेजेस? दैट वी विल बी लर्निंग आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, पर अभी आपको क्या समझना है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय द जर्माइनल एपिथेलियम. इफ यू रिमेंबर, एनिमल टिश्यू में आपने जर्माइनल एपिथेलियम पढ़ा था. In the germinal epithelium, you have learned that this is the epithelium which grows into something, okay, which does the meiosis. So germinal epithelium is a special epithelium which undergoes only and only meiosis to form the sperm in the testes, and similarly the germinal epithelium will be present in the ovary also to form the egg also. Okay, so again I am repeating the sentence. The seminiferous tubule is lined by the germinal epithelium, and this germinal epithelium undergoes spermatogenesis, means it helps in the formation of sperm by doing the meiosis. Understood? Okay, next is the, you can see over here a purple color pyramid like cells present. यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे एक दिख रहा है. You can see purple color pyramid के जैसे cells दिख रहे हैं. These pyramidal cells are called as a Sertoli cells. These Sertoli cells can also be called as a nurse cell. अच्छा, अभी आप ये Sertoli cells को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो you can see some pattern of arrangement of the sperm. You can see that Sertoli cell space sperms are attached, but they are attached by a pattern. Which pattern? From head to tail, from head to tail, from head to tail. Understood? So on the Sertoli cells, the sperms are attached from head to tail. And as the name suggests, Sertoli cells are also called as a nurse cell. So they are going to do the nourishment of the sperm. अभी मैंने ये वाला पॉइंट बताया आपको, जर्माइनल सेल अंडरगोस गैमेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस टू फॉर्म द स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म. अच्छा, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अलावा वी कैन सी इन ये गोला गोला के बाजू में, यू कैन सी छोटा छोटा सेल्स, and these chota cells are called as the Leydig cells or the interstitial cells. Leydig cells or the interstitial cells. These Leydig cells or the interstitial cells help in the formation of the hormone, that is the testosterone. इतना सबको समझ में आ गया? ये पेज कहाँ? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ सारा पॉइंट्स. अगर आपको नहीं समझा होगा तो प्लीज मेरे को पूछो. हमने बताया कि टेस्टिस में 3 लेयर का कवरिंग है. जो बाहर का कवरिंग है वो इनकम्प्लीट है, जिसका नाम है ट्यूनिका वजाइनालिस. The actual covering to the testes is by the tunica albuginea. The innermost covering is vascularis, so called as the tunica vasculosa. Then we have learned that the tunica albuginea is going to form 200 to 300 lobules. And each lobules, there are 2 to 3 coiled seminiferous tubules. When we have seen the histology of seminiferous tubule, what we have seen, it has been lined by the germinal epithelium. Germinal epithelium helps in the formation of sperm. So here we can see stages of development of sperm. What are the stages of development of sperm? That I will tell you afterwards. Then, apart from that, we can see some pyramid-like cells present over here. And these pyramid-like cells are called as a Sertoli cells or the nurse cell. We can see that on the Sertoli cells, the sperms are attached from head to tail, from head to tail. Then what else we can see? Now ये सब seminiferous tubule के आजू बाजू में we can see small cells present inside the stroma. तो ये जो छोटे छोटे सेल्स है, इसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स कहते हैं, जो कि हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन. और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इट इज कंट्रोलिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल. हमने yesterday ही पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच, डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड, देन
low pitch voice, high pitch voice, sorry, low pitch voice, development of the pubic hairs, ठीक है. Then muscular development, ये सारे की चीजें किसके वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होते हैं. Understood this page, all of you? Shall I move on to the next part? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes. अभी मैंने आपको बताया बेटा कि इन जर्माइनल एपिथेलियम वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म. तो आप देखो, इससे आप समझ पाओगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार में स्पर्म बन जाता है, उसके भी स्टेजेस होते हैं. जैसे सबसे पहला जर्माइनल एपिथेलियम. जर्माइनल एपिथेलियम थोड़ा बड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम. स्पर्मेटोगोनियम थोड़ा और बड़ा होगा, हम उसे बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर थोड़ा और बड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थोड़ा और बड़ा होगा, उसे हम बोलेंगे स्पर्मेटिड. और फिर स्पर्मेटिड में टेल विल लगेगा, उसको टेल लगेगा, उसको एक्रोसोम लगेगा, और तब जाकर वो पूरा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनेगा. ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है. व्हाट आर द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द स्पर्म? जर्माइनल एपिथेलियम से ही बनता है, तो आप जर्माइनल एपिथेलियम बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो. सो पहला स्टेज है स्पर्मेटोगोनियम. गोनियम के बाद आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आएगा स्पर्मेटिड. स्पर्मेटिड के ऊपर जब टेल लग जाएगा, जब एक्रोसोम लग जाएगा, तब वो पूरी तरह से मैच्योर स्पर्म बन जाएगा, या फिर जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं. Okay, so these are the developmental stages of the sperm which undergoes during the spermatogenesis. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. अब आप देख सकते हो कि सारे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं. देखो इस डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, ये वाला सेमिनिफरस ट्यूब्यूल यहाँ इकट्ठा हुआ, ये भी इकट्ठा हुआ है, सब जगह एक जगह खुल रहे हैं. ठीक है. All the seminiferous tubules are opening at a common point. They are converging at a common point, forming a network of fine tubules. And these network of fine tubules are called as reti testes. You can see the labeling, you can see the point, what has been written over here, whether it is matching with the diagram or not. Yes, again repeated. Seminiferous tubule, they are converging to form a network of fine tubules. You can see over here in the diagram, all the seminiferous tubule are joining at one place to form the reti testes. What else now? Again आप देख सकते हो कि ये जो reti testes है बेटा, again it is forming a branching like structures. आप देख सकते हो इसमें भी एक branching के जैसा structures बन रहा है. So from reti testes 12 to 20 ducts coming out, and they are called as a vasa efferentia. Efferentia, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्यूब है ये वासा डिफरेंशिया है. वासा इफरेंशिया को ही आप इफरेंट डक्ट भी बोल सकते हो. ठीक है. वासा इफरेंशिया. फिर वासा इफरेंशिया, they will carry the sperm from the testes and they will open into the epididymis. अभी एपिडिडाइमिस हमने कल ही पढ़ा था, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉडा. फिर कॉडा एपिडिडाइमिस में से कहां पर जाएगा स्पर्म? इट विल गो इनटू द वासा डिफरेंशिया. अंडरस्टूड. फिर वासा डिफरेंशिया से कहां जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, और फिर पेनिस के थ्रू बॉडी के बाहर. अंडरस्टूड. Yes, yes ma'am. तो चलो एक बार, अभी अगर आपको कल वाला सब चीज याद है तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो ये कंडक्शन बराबर है कि नहीं. देखो स्पर्म कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल. प्लीज चेक आउट. हाँ, मैं जो बोल रही हूँ आप राइट है कि नहीं. सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? पहले रेटी टेस्टिस में जाएगा स्पर्म, फिर कहाँ जाएगा? वासा इफरेंशिया में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? कैप्यूट एपिडिडाइमिस, देन कॉर्पस एपिडिडाइमिस, देन कॉडा एपिडिडाइमिस, देन वासा डिफरेंशिया. फिर वासा डिफरेंशिया के बाद कहाँ जाएगा बताओ मुझे? वासा डिफरेंशिया के बाद, okay, I will go to this diagram. ओके, वासा डिफरेंशिया के बाद किधर जा रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट. फिर इजैकुलेटरी डक्ट के बाद 3 मेम्ब्रेन्स है ना, कहाँ जाएगा? पहले मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर किधर जाएगा? पिनाइल यूरेथ्रा, एंड देन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. अंडरस्टूड? Yes, ma'am.
Yes. तो कुछ डाउट नहीं है ना अभी? अगेन आई एम रिपीटिंग, testes में seminiferous tubule which will open into the reti testes, which will again open into vasa efferentia. Vasa efferentia will open into epididymis, which will open into vasa differentia, and then ejaculatory duct and the urethra and the penis and outside the body. Okay. So this was all about this accessory ducts you can see over here. Reti testes, vasa efferentia, then differentia, then ejaculatory duct, and then the urethra. Understood this page also? Shall I move on further? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes. So please note down the assignment, all of you. Please note down the assignment. You have to label the diagrams as 1, 2, and 3. What should be the diagram for labeling for 1? What is the labeling for 1? Tunica vaginalis. No, बच्चा, vaginalis नहीं है. Vaginalis तो outermost incomplete covering है ना बेटा, ये तो complete covering दिख रहा है ना आपको. Don't get confused. समझा शरण? मिस ये आउटर कवरिंग है ना मिस? आउटर कवरिंग है पर सी, आपको अगर एग्जाम में पूछा है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस, तो आंसर शुड बी ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ओनली, बिकॉज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज गिविंग द कंप्लीट कवरिंग. ये आधे कवरिंग को हम कंसिडर नहीं करते हैं. अंडरस्टूड? So Yes. if in the exam the outermost covering of the testes is been asked, so answer will be tunica albuginea, because this one is an incomplete covering. It is not covering fully. पूरा कवरिंग नहीं है ना, इसके लिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं. बट हमने एक्सप्लेनेशन के वक्त इसको एक्सप्लेन किया. बट आपको अगर पूछा है कि व्हाट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस, सो इट शुड बी ऑलवेज tunica albuginea, because it is completing the testes from all over. Yes. मैंने आपको जानबूझ के पूछा कि फर्स्ट क्या है. तो आप देख सकते हो कि पूरी तरह से कवर हो रहा है ना, तो पूरी तरह से कवर हो रहा है तो इट शुड बी ऑलवेज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. Yes. It was just for explanation कि there is a covering outside the albuginea also, but importance will be given for the albuginea itself because it is completely covered. Have you all noted down, bachcha? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Chalo, now let us start with the next system, that is the female reproductive system. Again, all of you will take a screenshot of this page. You will be drawing this simple diagram itself in your exam. आप यही diagram draw करोगे. No need of drawing a very hard diagrams. इस diagram को भी आपको full marks मिलेगा. Okay, again this you will be drawing in hardly 10 lines, not more than that. Please take a screenshot of this page for drawing the diagram. Okay, so what are the parts of female reproductive system? So there are two ovaries. You can see this is one ovary and this is one ovary. So there are two ovaries. Two fallopian tubes also. So pair of fallopian tube. Fallopian tube can also be called as a oviduct. आप देख सकते हो ये भी एक oviduct है, ये भी एक oviduct है. फिर क्या दिख रहा है हमें? This is the uterus, जहाँ पे बेबी ग्रो करता है, uterus. Then vagina. And then there are different external genitalia. There are different vestibular glands and a mammary glands, which is also called as a breast. ये mammary gland, it is well developed in case of female to feed the young one, and therefore we are mammals. है ना, हम सब mammals हैं. क्यों mammals है? Because both male and female shows the mammary gland, but the mammary gland is functional in case of female to feed the young one.
ठीक है. So we will be learning each and everything in detail now. So let us first understand the ovaries. You can see there are two ovaries, left and right ovaries. So it is an almond shaped organ. What is the size? 3 centimeter long, 1.5 wide, 1 centimeter thick. Where it is located in the lower part of the abdomen, or we can say the lateral part of the pelvis. Lateral matlab sideways of the pelvis. हर एक ovary, दोनों ovary is suspended from the dorsal body wall by a fold of peritoneum, which is called as a mesovarium. Very important. क्या बोला हमने? ओवरी भी जैसे हमने पढ़ा था कि टेस्टिस इज सस्पेंडेड बाय द स्पर्मेटिक कॉर्ड, वैसे ही ओवरी भी सस्पेंडेड है बॉडी वॉल में by a fold of layers. Peritoneum मतलब with a fold of layers, and that layer is called as a mesovarium. Mesovarium. ठीक है. फिर हमने क्या देखा कि connected to the uterus, you can see it is connected to the uterus, है ना? It is connected to the uterus. You can see this joining. What it is called as? It is called as a ovarian ligament. ये ligament से जुड़ा हुआ है uterus से. So ovary जुड़ा है uterus से with the help of this ligament, and that ligament is called as a ovarian ligament. वैसे ही ये जो ओवरी है वो डॉर्सल लैटरल बॉडी वॉल से भी अटैच्ड है by a suspensory ligament. Understood? अभी ये 2D पिक्चर है इसलिए तो हमें इसके पीछे का साइड नहीं दिख रहा है. आप समझ सकते हो ना बेटा मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये 2D डायग्राम है ना बेटा. अगर ये 3D होता तो हम क्या देखते कि ये अभी आगे से तो जुड़ा है तो ये ऐसे लटका थोड़ी ना रहेगा. ये पीछे से भी बॉडी वॉल से जुड़ा है ना, तो पीछे से किससे अटैच्ड है बॉडी वॉल से? वो भी एक लिगामेंट से अटैच है जिसे हम बोलेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट. समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, yes. Okay. ये पीछे से डॉर्सल बॉडी वॉल, डॉर्सल का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे का साइड, और लैटरल मतलब साइड वाला बॉडी. ठीक है, तो लैटरल बॉडी वॉल से भी अटैच्ड है, डॉर्सल बॉडी वॉल से भी अटैच्ड है. ठीक है, और यूट्रस से भी अटैच्ड है. 3 जगह से अटैच्ड है. डॉर्सल बॉडी वॉल से जो अटैच्ड है उसे हम कहेंगे मेसोवेरियम. यूट्रस से जो अटैच्ड है उसे हम बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट, और लैटरल बॉडी से जो अटैच्ड है उसे हम करेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट. तो ओवरी 3 जगह से अटैच्ड है. डॉर्सल बॉडी वॉल बाय मेसोवेरियम, यूट्रस by ovarian ligament, lateral body suspensory ligament. ठीक है. अच्छा, ओवरी का काम क्या होता है? एग बनाना और हार्मोन बनाना. पर एग में 2 हार्मोन्स तैयार होते हैं. which are the 2 hormones? They are estrogen and progesterone. Progesterone is called as a pregnancy hormone, and estrogen is controlling the secondary sexual characters in female. ठीक है. You will be learning how it is regulating the menstrual cycle. You will be learning, and you will be learning about the secondary sexual characters in female. What are the secondary sexual characters in female? High pitch of voice, development of the breast, broadening of the pelvic region. ठीक है. All these things are the secondary sexual characters in female. So let us understand the next topic, that is oviduct or the fallopian tube, which can also be called as a uterine tube. So please do know the alternative names also. So how you can see over here, it's a narrow tube, muscular tube. कितना बड़ा होता है? 10 to 12 centimeter long. Very important point, it is lined by the ciliated epithelium. If you remember, in the animal tissue we have discussed this point. इसके पास ciliated epithelium है. fallopian tube के अंदर ciliated epithelium है. क्यों? कोई मुझे बता सकता है why? Yes, ma'am. बोलो बच्चा. Ma'am, to push the egg towards the uterus. Very good, Akshay. Very good, beta. Yes. So as we know that the eggs are immobile.
इमोबाइल मीन्स एग्स के पास कोई लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स नहीं है टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर ये इसीलिए देखो, अब एग जब यहाँ से रिलीज होगा तो एग को यहाँ तक पहुंचना रहता है, एम्प्यूला रीजन तक पहुंचना रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे तय करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई ना सीलिया है, ना फ्लैजिला है, ना टेल है, ना कुछ है एग के पास। तो फिर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे तय करेगा? तो उसकी मदद ये जो लाइनिंग है, ciliated epithelium की जो लाइनिंग है, it will move and it will push the egg in the forward direction. So this is also a very, very important point. Okay. So the proximal part of the tube lies close to the ovary. Proximal मतलब पहला, तो जो पहला पार्ट है ओविडक्ट का वो ओवरी से काफी क्लोज है, and the distal part will open into the uterus, है ना? You can see the diagram. पहला वाला हिस्सा फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास है, जो ऐसा फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, और उसका दूसरा हिस्सा किधर ओपन हो रहा है? यूट्रस में ओपन हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर 3 रीजन्स है, कौन कौन से आप देख सकते हो? ब्लू कलर से लेबलिंग है इनफंडिबुलम, ग्रीन कलर से लेबलिंग है एम्प्यूला, और येलो कलर से है इस्थमस। So infundibulum, ampulla, isthmus. Infundibulum, ampulla, isthmus. Let us understand the infundibulum. So it is a free proximal end. इसके पास कैसा है? फनल के जैसा ओपनिंग है, फनल like part. Opening which is called as a ostium, surrounded by a fimbriae. Fimbriae मतलब फिंगर के जैसा projections आपको दिख रहा है ना? These are called as a fimbriae. You can see the fimbriae labeling. फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए के अंदर बीच में होल है, जैसे आपका पाम को आप इमेजिन करो, जैसे आपका पाम है और वो फिम्ब्रिए का काम कर रहा है, और बीच में एक होल होगा। होल नहीं होगा तो नहीं तो एग रिलीज होके इसमें जाएगा कैसे? अंडरस्टूड? इसमें बीच में होल होता है, ये फिम्ब्रिए में एक बीच में होल होता है, जिससे कि एग जब रिलीज होगा ओवरी से तब तो फैलोपियन ट्यूब में जा पाएगा ना। अगर इसके अंदर होल ही नहीं होगा तो फिर इसमें से जाएगा कैसे? So this helps to drive the discharge ovum from ovary to the oviduct, and it is pushed by the cilia. Next region is ampulla. It is a middle long straight part, and very, very, very important point, it is a site of fertilization. Very important point, beta. Please note down. It is a site of fertilization. मतलब यहीं पे fertilization होता है. Again, isthmus is a distal short part which will open into the uterus. इसका काम क्या है? ओविडक्ट का काम क्या है, या फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है? कंडक्शन ऑफ एग. कंडक्शन मींस आगे आगे पुश करना एग को फ्रॉम ओवरी टिल द यूटरस. अंडरस्टूड? सी ऑल द पॉइंट्स. इफ यू आर नॉट, सॉरी बेटा, इसको थोड़ा भी मुंह ये करो ना तो वो हिल जा रहा है. Just see all the points. Any doubt you can ask me. So what we have learned for fallopian tube, इसका important points क्या है? इसमें ciliated epithelium है जो movement of egg कराएगा. इसके 3 हिस्से हैं, infundibulum, ampulla, isthmus. infundibulum में fimbriae like structures है, जिसमें एक ostium है जिसमें से egg आगे fallopian tube में जाता है. ampulla का क्या खास बात है? ये एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. वहीं पे स्पर्म आता है, तो स्पर्म को देखो यहाँ तक आना होता है. अंडरस्टूड? स्पर्म को कहाँ तक आना है? स्पर्म हैज टू कम दिस, इट हैज टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस. वजाइना में डिपॉजिट होता है, फिर वो यूट्रस को क्रॉस करते करते करते, इस्थमस को क्रॉस करते करते यहाँ तक पहुंचेगा स्पर्म. तो उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एम्प्यूला तक पहुंच जाए, और ओवरी को थोड़ा सा डिस्टेंस क्या ट्रैवल करना रहता है. एंड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. एंड isthmus is again opening which will open into the uterus. कभी कभी नीट में the question has been asked where is the site of fertilization. तो करेक्ट आंसर एकदम परफेक्ट अगर हम आंसर बोलेंगे तो it is at the junction of ampulla and isthmus. जहां पे एम्प्यूला और इस्थमस का जंक्शन है ना, वहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है. बट अगर ये जंक्शन नहीं है तो करेक्ट आंसर इज एम्प्यूला. अंडरस्टूड?
Yes, ma'am. Yes. Yes. Next comes the uterus. So you can see again the uterus has been colored. The colored portion is the uterus. It is a pear shaped. Pear matlab roughly triangular in shape. Highly muscular. Obviously it should be muscular so that it will expand. है ना? It will carry the baby for 9 months. The uterus is a place where the baby grows for 9 months. इसी को हम womb भी कहते हैं. गर्भ या womb भी कहते हैं. It is thick walled, hollow organ. Hollow रहेगा तभी तो वहां पे baby grow करेगा. Where it is present in the pelvic cavity, in between the rectum, behind the urinary bladder, in between the rectum, behind and urinary bladder in the front. What is the size? About 7.5 centimeter long, 5 broad, 2.5 wide. Again, it has been attached to the body wall by a peritoneum. Peritoneum means layer. अगेन इसको हम क्या कहेंगे? मीजोवेरियम और ब्रॉड लिगामेंट. ठीक है. यूट्रस भी किससे अटैच्ड है? बाय डॉर्सल बॉडी वॉल बाय द मीजोवेरियम और द ब्रॉड लिगामेंट. इसके भी 3 रीजन्स हैं. फंडस, जो रेड कलर आप देख पा रहे हो, रेड कलर इज फंडस. बीच वाला पार्ट इज द बॉडी, ये जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो, और ये जो ब्लू कलर वाला हिस्सा है दैट इज द सर्विक्स. फंडस इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट. Implantation of embryo occurs over here. 90% एम्ब्रियो यहीं पे अटैच होते हैं. पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंडस में ही हो. कभी कभी किसी फीमेल्स में लेफ्ट साइड या राइट साइड में भी अटैच होता है एम्ब्रियो, पर 90% फंडस में ही होता है. बॉडी, it is broad part which gradually tapers. Tapers means नीचे से narrow हो रहा है. ठीक है. And it is receiving the oviduct. Cervix, important part. Cervix is again a narrow cylindrical part which is extending into the vagina. है ना? आप देख सकते हो कि cervix is opening into the vagina. अब ये जो cervix है, it is a communicator. Above with the body of the uterus by an aperture. There are 2 apertures over here. Internal OS and below by the vagina by external OS. OS means orifice, opening. तो ये जो cervix है ना, वो communicator बन गया है, बीच का part बन गया है, communicator बन गया है for the internal body part and the external body part. इंटरनल बॉडी पार्ट का जो ओपनिंग है उसे हम बोलेंगे इंटरनल ओएस, ओरिफिस, ओपनिंग. एंड जो एक्सटर्नल पार्ट है जो वजाइना में ओपन होता है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओएस. तो सर्विक्स में आपको 2 चीज याद रखना है कि वो इनर बॉडी और आउटर बॉडी को ज्वाइन कर रहा है ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक्सटर्नली इट इज ओपनिंग इनटू द वजाइना बाय द ओपनिंग कॉल्ड एज एक्सटर्नल ओएस. And internally it is opening into the uterus by again an opening called as the internal OS. Then uterine wall is highly distensible. Distensible का मतलब क्या होता है बेटा? Far from each other. क्या बेटा? What? Please say it again. Far from each other. No बच्चा, distensible का मतलब है जो इनफ्लैट हो सकता है. जैसे आपने पढ़ा था यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अगर आपको याद होगा आपने यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा था. आपने यूरिनरी ब्लैडर भी पढ़ा था कि इट इज डिस्टेंसिबल बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है. तो डिस्टेंसिबल मतलब जो फूल सकता है. जैसे बलून इज डिस्टेंसिबल. बलून के अंदर आप हवा भरते जाओ तो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना पूरा एक्सपांड हो जाएगा. जैसे छोटा बलून है तो वो छोटा एक्सपांड होगा, पर वो जो बड़ा वाला बलून होता है जो बर्थडेज में लगता है, तो आप उसमें इन्फ्लैट करते जाओ, बढ़ते जाओ हवा, वो उतना डिस्टेंसिबल होते जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Yes. तो यूट्राइन वॉल डिस्टेंसिबल है, तभी तो ये इसमें एम्ब्रियो रहता है. बच्चा भी इनफैक्ट इट इज ऑफ
3 to 4 kgs, मतलब मैक्सिमम इज 4 kg, पर जनरली नॉर्मली बच्चे का वजन कितना होता है जो एम्ब्रियो होता है, इट इज अबाउट 2.5 to 3 kg. 2.5 3 kg का बच्चा प्लस एमनियोटिक फ्लूइड प्लस प्लेसेंटा, ये सारे चीज को एक साथ 9 मंथ तक इकट्ठा करके रख रहा है, तो मीन्स दैट इज डिस्टेंसिबल, है ना. फिर बाद में आफ्टर प्रेगनेंसी ये यूट्रस वापस छोटा हो जाता है. मीन्स ऐसा कोई चीज जो फूल सकता है और फिर वापस छोटा हो सकता है, जैसे बलून. बलून में आपने एयर भरा, वो फूल गया, वापस एयर निकाला, वो छोटा हो गया. ऐसे कोई चीज को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंसिबल. अच्छा, इसके अंदर भी 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. ये कौन से लेयर्स हैं, ये वाले लेयर्स है. जैसे बाहर से अंदर हम बोल रहे हैं, बाहर वाला लेयर पेरीमेट्रियम, बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम और अंदर वाला लेयर इज द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम याद रखो बेटा अच्छी तरह से, बिकॉज ये एंडोमेट्रियम हर महीने फीमेल्स में बढ़ता है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त पूरा टूट के गिर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर बढ़ता है, फिर गिर जाता है. सो एंडोमेट्रियम प्लीज याद रखो, एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर which is under the influence of the hormone, it grows. ठीक है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेजेस इट ग्रोज. और अगर समझो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा एंडोमेट्रियम टूट जाता है एंड देन द ब्लीडिंग फेज स्टार्ट. तो एंडोमेट्रियम याद रखना. ओके, क्या फंक्शन है इसका यूट्रस का, विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोमेट्रियम इज लीडिंग टू द लेबर पेन. What do you mean by the word labor pain? लेबर का मतलब क्या होता है बेटा, जो काम करते हैं, है ना. तो लेबर मीन्स who is doing the work over here? The uterus के muscles are doing work, continuous work कर रहे हैं. तो लेबर का काम कर रहे हैं ना, continuously काम कर रहे हैं. और ऐसा काम जिसमें पेन एसोसिएटेड है, so called as a labor pain. Understood? ठीक है. So during the parturition, during the normal delivery को हम parturition कहते हैं. There are 2 types of delivery. One is a cesarean, जिसको हम C section कहते हैं, और generally normally उसे operation कहा जाता है. That is a actually उसको लोग wrong term से बोलते हैं कि उसका सीजर हुआ है, सीजर, कैंची. It is not a Caesar, it is a cesarean, CESSA. हाँ, वो हम बाद में देखेंगे. It is a cesarean section, उसको short form में हम C section भी कहते हैं. तो this is one type of delivery and the normal delivery is called as the parturition, which is associated with the labor pain. Okay. So labor pain के वक्त क्या होता है, मायोमेट्रियम सबसे ज्यादा काम करता है. मायोमेट्रियम का vigorous contraction होता है, जिसके वजह से baby is expelled out the body. ठीक है, थ्रू द वजाइना. जब वजाइना से बर्थ होता है देन दैट इज कॉल्ड एज अ लेबर पेन. ओके, एंडोमेट्रियम हैज मेनी यूटेराइन ग्लैंड्स. इसमें बहुत सारी यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसका बहुत सारा साइक्लिक चेंजेस होता है. अभी मैंने आपको बताया ये एंडोमेट्रियम हर महीने थिक होगा, फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये टूट के नीचे गिर जाता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग फेज से ये वापस फिर चला जाता है बॉडी के बाहर. ठीक है, फिर वापस ग्रो होगा, फिर टूटेगा, फिर ग्रो होगा, फिर टूटेगा. मींस हर महीने एंडोमेट्रियम का टूटना और बनना चालू ही रहता है. अंडरस्टूड? Yes. All the points are very much clear to all of you. So what is the important point about the uterus? It is a place to grow the embryo. It's a womb, and because the embryo develops over here, the walls are distensible. We have seen 3 regions from up to down. It is divided into, from up to down, divided into 3 parts: fundus, body and cervix. Cervix, the part of the cervix which is opening inside the uterus is called as internal OS. The part of the cervix which is opening in the vagina is called as the external OS. Okay. Then what else we have seen? From left to right, if we see the thickness, from left to right or right to left, if we see the thickness, or from up to down we can see the thickness, we can see that there are 3 layers: perimetrium outermost made up of serous layer, myometrium thick layer, and endometrium is highly vascular layer. Vascular का मतलब क्या होता है, rich in blood supply, as well as mucosa layer, means mucus भी होता है.
और लेबर पेन के दौरान पे ये मायोमेट्रियम का ही बहुत ज्यादा काम होता है, लेबर होता है, मींस वो ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसके वजह से क्या होता है, पार्चुरेशन टेक्स प्लेस। और एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने आपको क्या बताया, वी विल बी लर्निंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कि एवरी मंथ इट ग्रोज एंड इट ब्रेक्स, इट ग्रोज एंड इट ब्रेक्स। Next, let us come to the next part, that is the vagina now. Again, vagina is highly distensible. ठीक है? It's a fibromuscular tube about 7 to 9 centimeter. Again, where it is present? Between the cervix, cervix अभी हमने पढ़ा, ये vagina है, और vagina के बाहर होता है vestibule region. Vestibule. So, vagina is present between the cervix and the vestibule region. Now this point is very, very, very important point. The inner lining of the vagina stores glycogen. Glycogen को store करता है, और ये glycogen को ferment करने वाले lactobacillus present होते हैं. So lactobacillus, they will ferment the glycogen, and this makes, ferment हो रहा है मतलब क्या हो रहा है बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. अंडरस्टूड? एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड फॉर्म होता है कि नहीं? You have done fermentation ना, जो भी आपने fermentation में पढ़ा है तो उसमें एसिड फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, किसके वजह से, लैक्टोबैसिलस, इसके वजह से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. These are the good bacteria, they are the good bacteria, they are not harming bacteria. ठीक है? You have learned the lactobacillus present in the curd also. है ना, lactobacillus, they are present in the curd also. Okay, so lactobacillus, they will ferment the glycogen and it will make the mucus acidic. ये acidic condition क्यों है? To prevent the infection. ठीक है? तो vagina में infection नहीं होना चाहिए, इसी के लिए हमेशा acidic condition होता है. और इसी acidity को दूर करने के लिए हमने पढ़ा था, कौन से gland का secretion helps in removing the acidity? कौन सा ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा एक्सेसरी ग्लैंड? टेल मी फास्ट. Prostate gland. Very good beta, prostate gland. Prostate gland will neutralize the acidity of the female vaginal tract. Okay, next, orifice. Vaginal orifice का मतलब हमेशा होता है opening. Orifice मतलब opening is partially covered by a fold of mucous membrane which is called as a hymen. ठीक है? So वजाइना का जो ओपनिंग है, वजाइना का जो ओपनिंग है उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, which is a very thin layer of covering, that is a mucous membrane का कवरिंग होता है, which is called as a hymen. ठीक है? Hymen can break due to any leg stretching exercise or doing vigorous cycling, doing any of the leg stretching exercise may break the hymen, or otherwise it shows the virginity in case of female. Next, functions is copulatory passage है ये, it helps in copulation and it receives the penis during the intercourse. Then it helps in the passage for the menstrual cycle also, and it is a birth canal during the parturition also. So please go through all the points of the vagina. So what are the important points we have learned for vagina? We have learned the position where it is present. Then we have learned about the lactobacillus. We have given explanation why it is acidic in nature, because of the presence of a lactobacillus, which will do the fermentation of this glycogen. Then we have seen presence of hymen or a membrane, which shows the virginity in case of female, but it is not always true, because the hymen can break because of any of the leg stretching exercises. Okay. Next is, it is a copulatory organ, and next it is a passage for menstrual cycle, it is a passage for the childbirth, or it's a birth canal during the parturition, and it is a copulatory passage also. Understood?
Yes or no, बच्चा? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now let us understand about the, अभी देखो ये सारे जो आपने हमने पढ़े अभी तक ये सब इंटरनल है, हाँ ये सब इंटरनल है। अब हम एक्सटर्नल पढ़ने वाले हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज को हम क्या कहते हैं। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलियाज को हम कॉमनली वल्वा कहते हैं, वल्वा, ठीक है। So vestibule is a vertical depression of the vulva which is enclosing the urethra and the vaginal opening. There are two lip-like structures, labia minora, which is called as the inner lip-like structure, and labia majora, which is the upper lip-like structure. Okay, vertical lips. We can also call as a vertical lips. So labia minora, they are the pair of thin fold of skin on either side of the vestibule region. Labia majora उसके ऊपर है fleshy fold of skin forming the boundary of the vulva. There is a clitoris present, which is a small conical sensitive projection, ठीक है, which is a erectile tissue, so it is a homologous to the penis, ठीक है। जैसे पेनिस भी एक इरेक्टाइल टिश्यू है, वैसे क्लाइटोरिस भी इरेक्टाइल टिश्यू है, which gets excited or erected during the sexual intercourse. Next, mons pubis is the elevated part जहां पे pubic hair grow होता है, ठीक है, जहां पे pubic hair grow होता है। Just go through all the points. So external genitalia is not so important in case of female. फीमेल में इंटरनल जेनेटेलिया कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे स्ट्रक्चर्स तो सिर्फ प्रोटेक्शंस के लिए हैं। सो वेस्टिब्यूल में ओपनिंग्स है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, फिर लेबिया मेजोरा के अंदर लेबिया माइनोरा एक जगह जुड़ते भी हैं बेटा, बट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फोरचिट। लेबिया माइनोरा ना दे जॉइन एट वन प्लेस टू फॉर्म the fourchit, उसको fourchit भी कहते हैं। Then clitoris and mons pubis is the elevated part जहां पे pubic hair grow होता है। Next बात करते हैं हम accessory glands में। There are two types of glands, vestibular glands which are also called as a Bartholin's gland and the mammary gland। तो पहले हम वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में समझते हैं। So they are the glands present on each side of the vaginal opening. What is the function? It is the function same of the corpus gland of the female. It is also secreting the lubricating fluid. Mammary gland के बारे में डिटेल में समझते हैं। So mammary gland, it helps in the production and release of milk after parturition. Before parturition कभी नहीं होता है, after parturition. It's a modified sweat gland. What mammary gland is? It's a modified sweat gland which develops at the time of puberty under the influence of ENP. ENP मतलब estrogen and progesterone hormone. Okay. The basic components are, you can see the structures now. It is having a hollow cavity which is called as a alveoli. Alveoli का मतलब आपको पता है ना, जैसे आपने lungs में पढ़ा था alveoli, है ना, hollow cavity, वैसे यहाँ पे भी alveoli है। alveoli का bio का meaning क्या है? Language है, bio language। alveoli का मतलब होता है hollow cavities which are lined by milk secreting cuboidal cells. The alveoli join to form a lobules. Lobules बना रहे हैं। फिर lobules किस में open हो रहा है? Lactiferous duct में। The lactiferous duct, you can see that it drains into the nipple region. Now nipple, if we talk about, it has been surrounded by a dark brown skin which is called as a areola. Which is called as what? It is called as a areola. कौन सा हार्मोन की वजह से ये डक्ट एक्टिवेट होते हैं? तो प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जिसकी वजह से लैक्टिफरस डक्ट एक्टिवेट होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी।
and milk release is under the control of two hormones, that is a prolactin and oxytocin. Understood? Just go through this page. कुछ doubt है तो please पूछो मुझे. Please go through this page. Yes, all of you have seen, beta. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. चलो, shall we learn the histology of ovary? ज्यादा bombarding तो नहीं हो रहा है ना? सब समझ रहा है? We will learn the next topic, that is TS of ovary, again, which is common to your practical also. See this lesson में बहुत सारे नाम है बेटा, but practice will make you perfect, so you have to revise. ठीक है, आप बार बार रिवाइज करोगे तो सारे टर्म्स आपको याद हो जाएंगे. सो अगेन आपने हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी आपको प्रैक्टिकल के लिए भी काम में आएगा और थियरी के लिए भी. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. सो ईच ओवरी इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स. जैसे हमने किडनी में पढ़ा था बेटा, किडनी का भी आउटर रीजन को क्या बोलते थे हम, इफ यू रिमेम्बर, याद है आप सबको? किडनी वाज डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स. व्हाट आर दे? कॉर्टेक्स मेड्यूला. शाबाश, सेम यहाँ पे भी वही है. तो देखो मैं आपको क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि आपको ये जो टर्म्स याद है वही चीज यहाँ पे भी यूज करना है. सो यहाँ पे भी देखो, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन इज मेड्यूला. ये वाला कॉर्टेक्स है और अंदर वाला रीजन मेड्यूला है. यू कैन सी द मेड्यूला रीजन. मेड्यूला रीजन के अंदर हमें बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू नजर आता है और उस कनेक्टिव टिश्यू को हम स्ट्रोमा कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रोमा. मतलब मेड्यूला के अंदर स्ट्रोमा. इतना क्लियर? वापस मैं रिपीट कर रही हूँ. ओवरी के दो हिस्से हैं. आउटर हिस्सा इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, अंदर वाला हिस्सा इज कॉल्ड एज मेड्यूला. मेड्यूला के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज स्ट्रोमा. इतना क्लियर? Yes, ma'am. Yes. अब कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो देखो, आप देख सकते हो इसके बॉर्डर में गोल 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 सेल्स नजर आ रहे. देखो, है ना? कॉर्टेक्स के बॉर्डर में ऐसे राउंड 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 छोटे 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 सेल्स नजर आ रहे हैं. सो व्हाट आर दैट सेल्स और व्हाट इज दैट एपिथेलियम? दे आर मेड अप ऑफ जर्माइनल एपिथेलियम. सेम है जैसे टेस्टिस में था.
क्या करेंगे जर्माइनल एपिथेलियम, मुझे बताओ। जर्माइनल एपिथेलियम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग, करेक्ट है कि नहीं? यस, सो जर्माइनल एपिथेलियम विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एग। अगेन एग में भी हम लोग डेवलपमेंटल स्टेजेस देखेंगे कि नहीं? तो लेट अस सी व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एग। सो जर्माइनल एपिथेलियम से पहले बनेगा प्रीमॉर्डियल फॉलिकल, फिर वो बड़ा होगा, प्रीमॉर्डियल से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल, फिर और बड़ा होगा बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, फिर और बड़ा होगा बनेगा टर्शियरी फॉलिकल, फिर पूरा तरह से बड़ा हो जाएगा उसे हम बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज ग्रेफियन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही हम ग्रेफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं। अंडरस्टूड इतना सबको? वापस रिपीट कर रही हूं मैं। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला, मेड्यूला के अंदर कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज स्ट्रोमा। फिर हमने कॉर्टेक्स में वापस ध्यान से देखा तो हमने देखा कि कॉर्टेक्स में लाइनिंग किसका है? जर्माइनल एपिथेलियम का। ये जर्माइनल एपिथेलियम अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग। What are the developmental stages of egg? They are primordial follicle will develop into primary follicle, will develop into secondary follicle, will develop into tertiary follicle, and then the mature follicle, which can also be called as a Graafian follicle. ठीक है? Now what else you can see? ये जो Graafian follicle है, इसके अंदर आपको oocyte नजर आ रहा है, oocyte। ग्रेफियन मैच्योर फॉलिकल के अंदर एक कोने में, एक साइड में, एक कोने में आपको oocyte नजर आ रहा है। मतलब जो मैच्योर फॉलिकल होता है उसके अंदर होता है एग, उसके अंदर एग होता है, वही एग नहीं है। प्लीज नोट डाउन, ये मैच्योर फॉलिकल ही एग नहीं है, उसके अंदर एक कोने में एग है। ठीक है, तो पहले मैं आपको यही फॉलिकल ही एक्सप्लेन कर देती हूँ बच्चा। सी, ये जो मैच्योर फॉलिकल है ना, उसमें भी आप देख सकते हो कि 2 लेयर्स हैं। इसके जो 2 लेयर्स है उसे हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। थीका मींस लेयर, एक्सटर्ना मतलब बाहर, इंटरना मतलब अंदर। तो मैच्योर फॉलिकल जिसको मैं ग्रेफियन फॉलिकल कह रही हूँ, मैच्योर फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल इज अगेन लाइंड बाय 2 लेयर्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। Theca interna is responsible for the formation of estrogen hormone. Estrogen hormone कौन बनाता है? Theca interna of the mature follicle or the Graafian follicle. Understood this much? मैं यहाँ का पॉइंट नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको भी डायग्राम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ माय पॉइंट। What did I told you? The mature follicle के अंदर we can see a oocyte, means this is an egg. फिर मैंने बताया कि मैच्योर फॉलिकल जो आपको नजर आ रहा है उसकी भी 2 लेयर्स हैं, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। थीका इंटरना is responsible for the formation of the estrogen hormone, and estrogen hormone controls the secondary sexual character in the female. Understood this much? Yes, ma'am. Okay. नाउ अब आप क्या देख सकते हो बेटा, थीका एक्सटर्ना इंटरना तो खत्म हो गया। अब आप एक येलो कलर का स्पेस नजर आ रहा है आपको, और येलो कलर का एक स्पेस के बाद एक कोने में एग है। तो जब भी कोई सेल एक कोने में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इसेंट्रिक कहते हैं। इसेंट्रिक मतलब पेरीफेरी में होना, बीच में ना होके पेरीफेरी में होना। तो यहाँ पे हम oocyte देख सकते हैं कि इट इज इसेंट्रिक oocyte। इसेंट्रिक oocyte मतलब एक कोने में है, बीच में नहीं है, एक साइड में है। क्योंकि एक साइड में oocyte है तो यहाँ पे एक स्पेस फॉर्म हो गया जो येलो कलर से दिखाया गया है। तो ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं एंट्रम। एंट्रम which is filled with a fluid called as antral fluid. Antral fluid. ठीक है, antral fluid.
तो चलो पहले फिर से ये मैं अभी ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं आगे का पार्ट आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ तक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेट अस सी दिस विद दिस पेज. So each ovary is made up of two regions, outer cortex, inner medulla. First point understood. Second point, cortex is lined by the germinal epithelium. और medulla के अंदर क्या है? Connective tissue, जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के ऊपर का भी जो लाइनिंग है, जो कवरिंग है, जो कैप्सूल है, कैप्सूल का मतलब होता है कवरिंग। So capsule of ovary is again the same, tunica albuginea. यहाँ पे भी tunica albuginea का ही कवरिंग है। कॉर्टेक्स के अंदर वी कैन सी, क्योंकि कॉर्टेक्स में जर्माइनल एपिथेलियम है, वी कैन सी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल. द चेंजेस इन द ओवरी आर साइक्लिक and involves maturation of follicles which are under the influence of two hormones. FSH हार्मोन का नाम क्या है? वो फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. शाबाश, वेरी गुड. और LH अच्छा का फुल फॉलिकल फॉर्म होता है? क्या बेटा? अच्छा मैम वो फॉलिकल होता है क्या? हाँ, यही फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला ना बेटा, तो यही फॉलिकल बढ़ेंगे फिर. ये नहीं, मैं हार्मोन का इसे नाम. प्रोफाइल बोलता था इसलिए. अच्छा नहीं बच्चा, इट इज फॉलिकल. और LH का फुल फॉर्म क्या है बेटा? ल्यूटिन. वेरी गुड बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, तो देखो ये नाम से ही इसका मतलब समझ में आ रहा है. फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन, मतलब ये फॉलिकल्स को बढ़ाने वाला. ये हार्मोन बढ़ते ही प्रीमॉर्डियल फॉलिकल प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा, मैच्योर बनेगा. तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला जो हार्मोन है ना, इसी के वजह से ये बढ़ते जाएगा. ठीक है, और LH हार्मोन के वजह से ये मैच्योर फॉलिकल टूट जाएगा और एग रिलीज हो जाएगा. ठीक है, वो हम अभी समझेंगे. LH हार्मोन का काम क्या है? कि ये मैच्योर फॉलिकल को, जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल बोल रहे हैं, उसको ब्रेक करना. वो 14th डे पे उसको ब्रेक करेगा और आप देख सकते हो एग बाहर रिलीज हो गया. नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग अ सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकल सेल सराउंड्स द oocyte which is called as a primordial follicle. एक ही लेयर है, सिंगल लेयर है. प्राइमरी फॉलिकल बोला हमने उसको. फिर प्रीमोर्डियल फॉलिकल ग्रो करेगा और क्या बनेगा? प्राइमरी फॉलिकल बनेगा. फिर प्राइमरी फॉलिकल हैज मल्टी लेयर्ड क्यूबॉइडल फॉलिकुलर सेल्स, और फिर वो किस में बदल जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल में. सेकेंडरी फॉलिकल आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको एंट्रम के बारे में बताया. एंट्रम इज अ स्पेस filled with the antral fluid. फिर secondary follicles will grow and mature to form a mature follicle, जिसको हम ग्रेफियन follicle भी कहते हैं. जैसे जैसे as the process of maturation of follicles takes place, they begin to move towards the surface of ovary. सरफेस पे आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं सरफेस पे? क्योंकि एग को अब ब्रेक होके बाहर जाना है, फैलोपियन ट्यूब में जाना है, इसीलिए. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. अच्छा, अब आगे का पार्ट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, जो 14th डे पे रिलीज होता है ये हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे जब ये रिलीज होता है हार्मोन, ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ग्रेफाइन फॉलिकल है, वो ब्रेक होता है, टूट जाता है, और टूटने की वजह से एग रिलीज हो जाता है. अब इस एग की तो अलग स्टोरी है. ये एग को कौन पकड़ेगा? फिम्ब्रिये. फिम्ब्रिये से किधर जाएगा? ये इनफंडिबुलम. वहां से कहाँ जाएगा? एम्प्यूला. वहां से कहाँ जाएगा? इस्थमस. है ना, इसकी तो अलग स्टोरी है. बट हम ओवरी के अंदर देखते हैं कि ये टूटा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल, जिसमें से oocyte बाहर आ गया है, इसका क्या होता है? तो ये जो खाली कवर बचा है ग्रेफियन फॉलिकल का, it gets converted into a yellow color structure called as a corpus luteum. Yes, the empty graphian follicle gets converted into corpus luteum. This corpus luteum will act as a temporary endocrine gland to release the hormone called as the progesterone. मतलब
ये कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है विच विल मेंटेन द प्रेगनेंसी। ये कॉर्पस ल्यूटियम कब तक रहेगा? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बनेगा। बाद में हम देखेंगे, जब डेवलपमेंटल स्टेजेस में देखेंगे, एक बार प्लेसेंटा बन जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन बनाने का, क्योंकि उसके बाद वो रोल कौन करेगा? प्लेसेंटा का काम रहेगा कि प्रोजेस्टेरॉन बनाते रहना 9 मंथ तक। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कभी भी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा तो इट विल लीड टू द मिसकैरेज। ठीक है, अंडरस्टूड? सो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? टू रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये क्यों प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है? इस आशा में, इस होप में कि स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो तैयार होगा। पर समझो स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यस, और जाइगोट नहीं तैयार हुआ, तो फिर क्या होगा? बेचारा निराश हो जाएगा और फिर थोड़े दिनों के बाद कॉर्पस ल्यूटियम निराश होकर क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकैन बन जाएगा। जैसे ये एल्बिकैन का मतलब व्हाइट कलर, ठीक है, एल्बिकस का मतलब क्या होता है? व्हाइट कलर। सो इट विल डेवलप इनटू अ व्हाइट कलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ कॉर्पस एल्बिकैन। जैसे ये कॉर्पस एल्बिकैन बना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिर गया, क्योंकि जब तक ये ल्यूटियम था तभी तक प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था। जैसे ये एल्बिकैन बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हुआ, ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ब्लीडिंग फेज में जो भी अनफर्टिलाइज्ड एग है वो साथ में सब रिमूव हो जाता है बॉडी के बाहर। ठीक है, अंडरस्टूड? सो लेट अस सी दिस। The follicles of maturity cells releases the estrogen hormone. Estrogen can be written as OES or it can also be written as ES. E से भी स्टार्ट होता है, O से भी स्टार्ट होता है, whatever you can write down. So Graafian follicle pressed against the wall of ovary or the egg ovum released during the ovulation. The remaining part of the follicle changes into endocrine mass. Endocrine क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हार्मोन बना रहा है। Yellow color cell called as a corpus luteum. This corpus luteum will secrete the progesterone hormone which will maintain the pregnancy. पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर एक व्हाइट कलर का स्कार बन जाता है जिसे हम कॉर्पस एल्बिकैन बोलते हैं। सो प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट ऑल्सो। Any doubt till here? Yes, children, are you having any sort of doubt? No, ma'am. So the last part for today we will be learning is the Graafian follicle. So देखो ये mature follicle को, sorry, ये जो आपको मैच्योर फॉलिकल नजर आ रहा है, यही मैच्योर फॉलिकल को जिसे हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं, उसी का ही जूम्ड डायग्राम है। सो कैसा दिखता है? देखो अभी मैंने आपको बताया थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना। यू कैन सी द एंट्रम, ये oocyte है,
oocyte के आजू बाजू में बहुत, देखो oocyte के ये सब येलो कलर के सेल्स आपको नजर आ रहे हैं पूरे हर जगह, इसे हम कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल, ग्रैन्युलोसा सेल। और एग के भी 3 लेयर्स होते हैं, एग में भी oocyte में भी 3 लेयर्स होते हैं, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडिएटा, ऐसे 3 लेयर्स होते हैं उसमें। ठीक है, चलो वापस हम देखते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स भी कहते हैं इसे हम। इसमें इसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte है, इसेंट्रिक है मींस एक कोने में है, which is surrounded by a glycoprotein which is called as a zona pellucida. Please note down. oocyte के ऊपर सबसे पहला तो वेटेलाइन मेम्ब्रेन रहता है, फिर उसके बाद होता है जोना पेलेसुडा। वेटेलाइन मेम्ब्रेन, वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि एक सेल है तो सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है ना बेटा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आपको चाहिए तो आप लिख लो, फिर नहीं तो भूल मत जाना ये सब पॉइंट्स। हाँ, ये सब याद रखना है क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो oocyte में एग, एग एक सेल है, तो सेल है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगा ही, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, तो एग के सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं वेटेलाइन मेम्ब्रेन, VETELLINE, वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर होता है एक लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर, जिसे हम कहते हैं जोना पेलेसुडा। वेटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर, वेटेलाइन मेम्ब्रेन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन का लेयर होता है जिसे हम कहते हैं जोना पेलेसुडा। लिखा सबने? जोना पेलेसुडा के ऊपर होता है रेडिएटिंग सेल्स which is called as a corona radiata. समझा? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एग के 3 लेयर्स बताए, एग के 3 लेयर्स। लिखा सबने क्या बच्चा? प्लीज टेल मी यस और नो। ये जो आपको एग दिख रहा है ना बीच में, इसके मैंने आपको 3 लेयर्स बताए हैं। ये एग आपको दिख रहा है उस साइड, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हो जोना पेलेसुडा और उसके ऊपर होता है कोरोना रेडिएटा। यस और नो? प्लीज रेस्पॉन्ड चिल्ड्रन। Yes. ओके, तो आपको एग का तीनों लेयर समझ गया, वेटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो ये पूरा तो एक कोने में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इसेंट्रिक बोलते हैं। फिर अभी मैंने आपको बताया कि मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स में 2 लेयर है, एक्सटर्ना एंड इंटरना। इंटरना वैस्कुलाइज्ड है और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है। और आप देख सकते हो ग्रेन्युलोसा सेल्स, आप ये येलो कलर में देख पा रहे हो, पूरा येलो कलर पूरा सब जगह सराउंडेड है। Granulosa cell inner to the theca interna is a layer of follicular cells called as a membrana granulosa also. Granulosa cell को ही हम membrana granulosa कहते हैं, क्यों? क्योंकि एक membrane बना रहा है ना, इसीलिए। So granulosa cell को ही हम membrana granulosa कहते हैं। और यही granulosa cell ये एंट्रल फ्लूइड बनाता है। अभी हमने बोला ना एंट्रम है और एंट्रम के अंदर एंट्रल फ्लूइड है। तो granulosa cell secretes a follicular fluid which fills up the antrum in the center of the follicle, which is called as antral fluid or the liquor follicle. लिकर, लिकर का मतलब क्या होता है बेटा? लिक्विड चीजों को हम लिकर कहते हैं, लिकर फॉलिकल। नेक्स्ट, कोरोना रेडिएटा क्या है? बाहर का लेयर है, बाहर का लेयर ऑफ एग, बट inner layer of granulosa cell. Inner layer of granulosa cell which is attached to the zona pellucida is called as a corona radiata. Understood all the points? किसी को भी कुछ भी नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी अगेन एंड अगेन, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, बट बाद में मैं क्वेश्चन पूछने के बाद सबको आंसर आना चाहिए। अगेन आई विल रिपीट इट, वी आर लर्निंग द ग्रेफियन फॉलिकल। एकदम सिंपल है,
ग्रेफियन फॉलिकल के 2 लेयर हैं, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना। इंटरना ही एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, ठीक है। फिर इंटरना के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल है जो कि एक मेम्ब्रेन बना रहा है, जिसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। ये ग्रैन्युलोसा सेल ही एंट्रल फ्लूइड बनाते हैं, जिसे हम लिकर फॉलिकल भी कहते हैं या एंट्रल फ्लूइड भी कहते हैं। फिर हमने एग के बारे में देखा कि एग क्योंकि एक कोने में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको इसेंट्रिक oocyte कहते हैं या इसेंट्रिक सेकेंडरी फॉलिकल भी कहते हैं। अब हमने एग के बारे में क्या पढ़ा कि एग के ऊपर जोना पेलिसुडा है और जोना पेलिसुडा के ऊपर कोरोना रेडिएटा है। तो फिर क्या होगा, कोरोना रेडिएटा इससे जुड़ा हुआ है, ग्रैन्युलोसा सेल से जुड़ा हुआ है। बस दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। Just go through, bacha. Any doubt you can ask me about this also, Graafian follicle also. No doubt. चलो assignment देख लो. Note down the assignment, all of you.